हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, ये क्लास 10th के फिज़िक्स के लिए जो हमने सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया था उसका ये लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है बच्चों, उसका लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 है बच्चों। और आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 11 है बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर 11 है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 11 है बच्चों। उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड तो बच्चों ये हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ये रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, और हमारा चैप्टर 10 था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो वो कंप्लीट हो गया है। अब उसको आपके जो भी डाउट है वो हमें electricalyaatra@gmail.com पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन आई सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करता हूँ। इसका पहला सेगमेंट है ह्यूमन आई के बारे में जानते हैं बच्चों। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्गन है हमारा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट आर्गन है जो कि विच इनेबल अस टू सी। इम्पॉर्टेंट आर्गन विच इनेबल अस टू सी। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों कि ह्यूमन आई में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सब सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो सब बच्चों एक डायग्राम बनाते हैं ह्यूमन आई का। ठीक है, कुछ अप्रॉक्सीमेट डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों। ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। और उसके बाद एक ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ह्यूमन आई होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, बस इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ह्यूमन आई एक अलग से आप मेडिकल में सब्जेक्ट है, तो मैं आपको जितनी चीज़ें आपको एनसीईआरटी ने बताने को बोला है उससे एक दो चीज़ें ज़्यादा ही बताऊँगा मैं। तो देखो बच्चों, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये होता है बच्चों कॉर्निया, इसके बारे में बताऊँगा कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया के बाद बच्चों ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, ये जो यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ठीक है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, अंदर भी यहाँ भी इस तरीके से एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, इस तरीके से एक फ्लूइड भरा होता है। तो इस जो आगे वाले सेक्शन में फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं बच्चों एक्वस ह्यूमर। ठीक है, जो पीछे फ्लूइड भरा होता है इसको कहते हैं बच्चों विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, अब उसके बाद ये जो होता है बच्चों, जो पीछे ये जो सरफेस, ये जो एक मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से, ऐसा कह लें एक स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन का नाम होता है रेटिना।
ये जो होती है इस तरह से नर्व्स, ये ब्रेन की तरफ जाती है, इसका नाम होता है ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है बच्चों, ये होता है ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑप्टिक नर्व्स हुआ, सिलियरी मसल। और ये जो होता है, ये जो सबसे फ्रंट ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको बोल रहे हैं हम, यहाँ पे जो इस तरह बनाया है लेंस, इसको बोल रहा हूँ क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है बच्चों, वैसे और भी चीज़ें होती हैं कि जैसे ये बाहर वाला जो सेक्शन होता है पूरे आई का जो ये बाहर वाला सेक्शन है, इसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक। ठीक है बच्चों, ये आपको पढ़ने नहीं, ये एनसीईआरटी में नहीं बच्चों, इसके ऊपर स्टार लगा दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं, स्क्लेरोटिक। ठीक है, इसी तरह स्क्लेरोटिक के बाद बच्चों ये कोरॉइड होता है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोरॉइड। ठीक है, कोरॉइड बोलते हैं बच्चों, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसके ऊपर भी स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो जितनी चीज़ें बाकी बनाई हैं वो आपको बनानी ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं बनाते, इसके अंदर और भी नर्व्स होते हैं बच्चों, वो सब चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है उतनी। ठीक है, तो बस इतनी सारी चीज़ें हैं बच्चों, ये आप बना लीजिए, ध्यान से बना लीजिए। उसके बाद हम आगे एक एक चीज़ के बारे में पहले समझ लीजिएगा, समझने के बाद फिर आप इसके बारे में, मैं एक एक चीज़ के बारे में लिखवा दूंगा कि किसका क्या काम होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ और बताना बच्चों, ये जो बीच में ये जो खाली जगह है ना, इस जगह को कहते हैं प्यूपिल। ये जो बीच में आपके बीच में जो खाली जगह है बच्चों, ये जो स्पेस है, इसको कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा। ये जो दो जो ऐसे लाइन बनाई है ना मैंने, उन दोनों लाइन के बीच में जो जगह है उसको कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, तो ये डायग्राम आप पूरा बना लीजिए बच्चों, पूरा बना लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और इस डायग्राम को बना लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं बच्चों, देखो मैं क्या किया, मैंने कैसे बनाया, मैंने एक सर्कुलर सा डायग्राम आपका होना चाहिए। ठीक है, सर्कुलर सा डायग्राम होने के बाद आपको सारी चीज़ें बस मार्क होनी चाहिए। मार्क होनी चाहिए मतलब एक सर्कुलर डायग्राम बने बच्चों, सर्कुलर डायग्राम बनाने के बाद उसके ऊपर एक इस तरीके से यहाँ पोर्शन थोड़ा सा बल्ज आउट कर दीजिए। ठीक है, बल्ज आउट पोर्शन करने के बाद उसके बाद ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर बना दीजिए। ट्रांसपेरेंट मतलब एक लेयर बना दीजिए जिसको आप कॉर्निया कह लीजिए। उसके बाद दो इस तरह से लाइन खींच दीजिए और इसको आप कह लीजिए आइरिस। और इसके बाद जो इसके बीच में जो जगह है उसको कह लीजिए प्यूपिल। इसके पीछे भी दो इस तरह से ऊपर से एक लाइन खींचिए और बीच में लेंस लगा दीजिए। ठीक है, ड्रॉ करने का तरीका बता रहा हूँ। इसको फिर कहिएगा बच्चों सिलियरी मसल्स और इसको कहेंगे हम क्रिस्टलाइन लेंस। और जो इसके बाद अंदर बाहर फ्लूइड भर दीजिएगा। ये फ्लूइड होगा एक्वस ह्यूमर और ये फ्लूइड होगा बच्चों विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, ये होगा रेटिना, पीछे जो स्क्रीन होगी रेटिना होगी और ये ऑप्टिक नर्व। आप चाहें तो स्क्लेरोटिक और कोरॉइड को नहीं बना सकते हैं, चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये होता है ऑप्टिक नर्व। इस तरह से आप डायग्राम को बनाना सीख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर उम्मीद है मुझे बना लिया होगा आपने पॉज करके। अब इसके बाद बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको कि अब किस चीज़ का क्या काम होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले काम होता है कॉर्निया का समझ लेना, फिर इसके स्टेटमेंट सारे मैं लिखवा दूंगा कि कॉर्निया की डेफिनेशन क्या है, कॉर्निया का स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। पहले समझ लो, समझने के बाद स्टेटमेंट लिखोगे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉर्निया, ये कॉर्निया है। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट लेयर। जैसे आपकी आई है तो आपके आई के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट लेयर, पूरी एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आपके आई के आउटर कवरिंग के ऊपर। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उस ट्रांसपेरेंट लेयर को हम कॉर्निया कहते हैं बच्चों। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि आप पूरी आपकी आई को, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में है, आपका आई जो सामने है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना। इसका मेन रीज़न है कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इसका प्रोटेक्ट करता है। दूसरा रीज़न क्या है, इसका दूसरा वर्किंग क्या है? इसका दूसरा वर्किंग है बच्चों कि ये मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आई में मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, तो आई में मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है बच्चों कॉर्निया के ऊपर। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑन द आई टेक्स प्लेस एट कॉर्निया। ये मैं लिखवा भी दूंगा, घबराने की बात नहीं है। मतलब इसका दो काम है, एक तो प्रोटेक्शन ऑफ द आई फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है बच्चों मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है यहाँ कॉर्निया के ऊपर। ठीक है, और ये क्या करता है? लाइट को रिफ्रैक्ट करके लेंस की तरफ, या प्यूपिल जो होता है यहाँ पे जगह होता है उसकी तरफ डाइवर्ट करता है। ठीक है ना, वो अलग बात है। तो अभी आपको समझना, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है जो कि हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्रैक्ट करता है लेंस की तरफ। ये आपको समझना है, कॉर्निया का ये आपका फंक्शन है। ठीक है, यही कॉर्निया बच्चों जब थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ वैसे मैं बताऊँगा, यही कॉर्निया जब थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाता है। ट्रांसलूसेंट मतलब समझ रहे हो, ट्रांसपेरेंट रहता है पूरी तरीके से, ये ट्रांसपेरेंट है कॉर्निया। अगर ये ट्रांसलूसेंट हो जाता है तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं कैटरेक्ट, जो ओल्ड एज प्रॉब्लम। कॉर्निया आपका ट्रांसलूसेंट हो जाता है। ठीक है ना, मतलब जैसे ट्रांसलूसेंट समझ रहे होंगे बच्चों, तीन तरीके का मटेरियल, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब जैसे एक पेपर है,
पेपर को अगर आप पेपर को हल्का सा ऑयल डाल दीजिए पेपर के ऊपर, तो वो जो बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट बच्चों, ठीक है ना, यानी ओपेक और ट्रांसपेरेंट के बीच में। तो ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो आपको कैटरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके नीचे चलते हैं बच्चों, इसके नीचे चला तो ये दो लाइन मैंने बनाई, इसका नाम है आइरिस। ये जो 2 लाइन बनाई बच्चों, इसका नाम क्या है, आइरिस। अब देखो आइरिस सामने से कैसा दिखेगा बच्चों, आपके आई में इस तरह से एक सर्कुलर पार्ट होता है, सर्कुलर पार्ट के बाद एक यहाँ पे ऐसे गोल सा जगह होता है। तो ये जो होता है बच्चों, ऐसे आई होती है, अगर हम आपको फ्रंट से आई बनाओ बच्चों, तो फ्रंट से आई ऐसे होती है। तो ऐसे आई में जो आप ये देख रहे हो, ये वाला जगह बच्चों जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये क्या है, ये है बच्चों आइरिस, ये है आइरिस। ये साइड व्यू है बच्चों, तो साइड व्यू में मैंने ऐसे बनाया है। बाकी इसका फ्रंट व्यू देखना तो फ्रंट व्यू बिल्कुल ऐसा होगा, एक सर्कुलर डिस्क की तरह इस तरीके से होगा। ये मैंने साइड व्यू बनाया है, ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, साइड व्यू है। बाकी इसका फ्रंट व्यू ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, आइरिस क्या करता है, आइरिस जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द प्यूपिल। आइरिस क्या करता है बच्चों, आइरिस जो है साइज ऑफ द प्यूपिल को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेगा बच्चों, अब मान लो जैसे लाइट के अंदर, लाइट को अगर ज़्यादा आई के अंदर ज़्यादा लाइट चाहिए, ज़्यादा लाइट कब चाहिए बच्चों, मान लो आप अंधेरे में हो तो आपको ज़्यादा लाइट चाहिए, तो ये क्या करती है, ये जो आइरिस है वो, ये मसल्स होती है वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने का मतलब बच्चों, ये वाली मसल जो है ऊपर की तरफ सिकुड़ गई तो आपका ये जो प्यूपिल है, प्यूपिल इज़ व्हाट, प्यूपिल इज़ द ओपनिंग ऑफ द आई, ओपनिंग टू द आई। मैं कहूँ कि प्यूपिल क्या होता है बच्चों, प्यूपिल इज़ द ओपनिंग टू द आई। तो अंधेरे में जब रहते हो तो आपका प्यूपिल बड़ा हो जाता है, जब आप जैसे अंधेरे से उजाले में आते हो आपका प्यूपिल छोटा हो जाता है। मतलब ये जो बीच में गैप है बच्चों, जो आपके आई में सबसे डार्केस्ट पार्ट है, प्यूपिल जो है सबसे डार्केस्ट पार्ट है, वो गैप होता है बच्चों, उसमें कुछ होता नहीं है। वो इट इज़ अ ब्लैक कलर जो आपके आई में है, सेंट्रल ब्लैक कलर, इट इज़ द गैप, देयर इज़ नथिंग ओवर देयर, कुछ नहीं है वहाँ पे, फिर भी वो ब्लैक दिखता है। क्यों दिखता है, वो आएंगे तो उस पर देखेंगे, ठीक है बच्चों। अभी के लिए ये देखो आइरिस कैसे प्यूपिल के साइज को चेंज करता है। तो अगर आइरिस की बात करूँ बच्चों, तो आइरिस को जो ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू द आई, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू द आई, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। मतलब कितना लाइट इंटर करेगा उसको ये कंट्रोल करता है। कैसे, प्यूपिल के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करके। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल इज द गैप, जो कि गैप है, ये गैप है जो बीच में बचा हुआ है सिलेरी मसल्स को छोड़ के। तो अगर ये सिलेरी मसल्स नीचे आएगी, दोनों सिलेरी मसल्स अगर एक्सपैंड करेगी तो ये गैप छोटा हो जाएगा, यानी ये एक्सपैंड करेगी तो गैप छोटा हो जाएगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये दोनों ऊपर की तरफ अगर सिकुड़ जाएंगे तो गैप बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चे, जब आप अंधेरे में रहते हो तो आपका जो आइरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी ओपनिंग बढ़ जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर की तरफ जा पाए और आप चीज़ों को देख पाओ। लेकिन जैसे ही अंधेरे से उजाले की तरफ आते हो, क्या होता है, आपको अचानक दिखता नहीं है कुछ। उसका रीज़न क्या है बच्चों, क्योंकि जैसे ही अंधेरे से उजाले की तरफ आते हो तो अंधेरे में रहते हो तो आपका प्यूपिल का साइज बड़ा रहता है, यानी आपकी आइरिस जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट रहती है, ऊपर की तरफ दबी रहती है। अचानक से क्या हुआ कि जैसे ही आपने लाइट ऑन कर दिया, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है इंटर कर गई आई के अंदर, और आई जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जैसे इंटर कर गई, आपको कुछ भी नहीं दिखा, ठीक है ना। तो क्या करता है, ये आइरिस कुछ टाइम लेता है वापस इस प्यूपिल के साइज को छोटा करने का, ठीक है। तो इस प्यूपिल का साइज जब छोटा हो जाएगा तो फिर आपको चीज़ें दिखने लगती हैं, ठीक है। तो ये आइरिस जो है बेसिकली कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या होता है बच्चों, अब प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल इज़ द ओपनिंग टू द आई, प्यूपिल इज़ द ओपनिंग टू द आई। अगर ये अब एक, एंड इट इज़ द डार्केस्ट पोर्सन ऑफ द आई, प्यूपिल इज द डार्केस्ट पोर्सन ऑफ द आई, ठीक है बच्चों। इट इज़ द ओपनिंग टू द आई एंड इट इज़ द डार्केस्ट पोर्सन ऑफ द आई। अच्छा एक बार बताओ, जो ब्लू आई, ग्रीन आई जो आप लोग बात करते हो, वो किसके वजह से होता है, वो आइरिस का कलर होता है, दैट इज़ द कलर ऑफ आइरिस। किसी का ब्राउन आई देखे होगे, तो ये सब चीज़ें, दिस इज़ द कलर ऑफ द आइरिस, ठीक है। अब प्यूपिल की बात करो बच्चों, प्यूपिल इज़ द डार्केस्ट पार्ट ऑफ योर आई, मतलब सबसे ज़्यादा ब्लैक आपको अगर दिख रहा होगा तो प्यूपिल दिख रहा होगा, जो ओपनिंग दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ओपनिंग दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा ब्लैक दिख रहा होगा। अब वो ब्लैक क्यों दिख रहा है, जब मैं कह रहा हूँ कि प्यूपिल इज़ द ओपनिंग, अब जब मैं कह रहा हूँ कि प्यूपिल के वहाँ कुछ है ही नहीं, तो वो ब्लैक क्यों दिख रहा है भाई, वो ब्लैक क्यों दिख रहा है, उसको तो कुछ और दिखना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ ये गैप है, तो गैप है तो ब्लैक क्यों दिख रहा है, आप सोचो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर ये गैप है तो इसको ब्लैक नहीं दिखना चाहिए ना। और हम जानते हैं कि ह्यूमन आई में जो सेंट्रल वाला पार्ट है वो ब्लैक दिखता है, एकदम एक्सट्रीम ब्लैक दिखता है,
तो बच्चों एक बात बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको दिखती कब है, कोई भी चीज़ आपको दिखती कब है, कोई भी चीज़ आपको तब दिखती है बच्चों जब उस पोर्शन से लाइट टकरा के आपके पास वापस आए। कोई भी चीज़ तभी आपको दिखेगी, मतलब उसके ऊपर लाइट गिरी, उसके ऊपर से लाइट टकरा के आपके पास आई, तभी आप उस चीज़ को देख पाएंगे। लेकिन प्यूपिल के केस में क्या होता है, प्यूपिल के केस में मान लीजिए लाइट इंटर की तो लाइट टकरा के बाहर ही नहीं आएगा, क्योंकि लाइट जो यहाँ पे इंटर की वो तो अंदर चली गई इस आई के। तो जब इस पोर्शन से लाइट टकरा के वापस ही नहीं आएगी प्यूपिल के पोर्शन से, क्योंकि प्यूपिल के पोर्शन पे जो भी लाइट गिरेगी वो लेंस के अंदर चली जाएगी या इस आई के अंदर चली जाएगी, तो यानी यहाँ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ ही नहीं रही है। अब अगर कोई लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ बच्चों कि अगर रिफ्लेक्ट होकर कोई लाइट नहीं आएगी, तो अगर ऐसा एज्यूम करो कि अगर कोई ऐसा मटेरियल हो जो कि सारा कलर एब्जॉर्ब कर ले। देखो बच्चों, आपको कलर क्यों दिखता है, जैसे आपको रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर आपको रेड दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस मटेरियल ने रेड कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए। सपोज कर लो व्हाइट लाइट गिरी उसके ऊपर, तो उसने रेड कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, मतलब रेड कलर रिफ्लेक्ट कर दिया और बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, इसलिए आपको क्या दिख रहा है, रेड। ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब ब्लू को छोड़ के बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिए। लेकिन ब्लैक कोई चीज़ कब दिखती है, जब सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाए। इसीलिए मतलब सर्दियों के दिनों में अगर ब्लैक का रहेगा आपका कपड़ा, तो आपको ज़्यादा हीट महसूस होगा, सनलाइट आपको ज़्यादा महसूस होगा, या आपकी जो वाटर टैंक है वो ब्लैक रहेगी, तो सर्दियों के दिनों में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि सारा कलर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है ब्लैक कलर। तो कोई भी चीज़ ब्लैक तब दिखती है जब उसके ऊपर लाइट गिरे और लाइट वापस ना आए। तो यहाँ तो एक्सट्रीम ब्लैक क्यों दिखा, क्योंकि इसके ऊपर वो जो ब्लैक हमारे बाकी कलर हो तो उससे तो कुछ दिख भी जाता है, यहाँ तो लाइट गिरी कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा लाइट अंदर चला गया। इसी वजह से बच्चों ये ब्लैक दिखता है। आई कैन से इट इज़ द ब्लैक होल। जैसे ब्लैक होल क्या दिखता है, ब्लैक क्यों दिखता है बच्चों को, कि उसके ऊपर अगर लाइट गिरती है तो वापस नहीं आती है, दैट इज़ वाई इट इज़ ब्लैक, है ना, ब्लैक होल होता है, क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज़ द ब्लैक होल इन द आई, ब्लैक होल इन द आई, मतलब इसके ऊपर अगर कोई लाइट गिरेगी तो वो लाइट वापस नहीं आएगी। अगर इसके ऊपर गिरने वाली लाइट वापस नहीं आएगी तो इट विल बी एक्सट्रीम ब्लैक, इट विल बी एक्सट्रीम ब्लैक बच्चों, ठीक है। तो प्यूपिल इज द डार्केस्ट पोर्शन ऑफ द आई, ठीक है, एंड इट इज़ द ओपनिंग टू द आई, ओपनिंग टू द आई, ठीक है। और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करता है बच्चों, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। अब देखो बच्चों, अब अगले टॉपिक पे समझाता हूँ आपको। ये दो देखो बच्चों सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स है। सिलियरी मसल्स क्या करती है बच्चों, सिलियरी मसल होल्ड्स द क्रिस्टलाइन लेंस। सिलियरी मसल पहला काम तो ये करती है बच्चों कि क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करती है। फिर बता रहा हूँ बच्चों, ये मैंने जो आपको बनाया ये साइड व्यू, सिलियरी मसल्स पूरी सर्कुलर होंगी, पूरी सर्कुलर होंगी, और लेंस भी ये सर्कुलर होगा, अंदर जो है ये लेंस भी सर्कुलर होगा, ठीक है। सिलियरी मसल्स भी सर्कुलर होंगी और ये लेंस भी सर्कुलर होगा, लेकिन मैंने कैसा व्यू बनाया है, साइड व्यू, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स पहली बात तो बच्चों होल्ड करती हैं किसको, लेंस को, क्रिस्टलाइन लेंस को। और दूसरा ये क्रिस्टलाइन लेंस बच्चों इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है मतलब ये अपने शेप को चेंज कर सकता है, मतलब ये मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, मतलब दिस लेंस कैन चेंज इट्स कर्वेचर, सिंपल। ये लेंथ कर्वेचर को अपने बदल सकता है बच्चों। तो ये कौन इसके कर्वेचर को कैसे बदलता है, तो बच्चों वो बदलता है सिलियरी मसल्स के द्वारा। तो देखो सिलियरी मसल्स का दो काम है बच्चों, सिलियरी मसल्स का दो काम है। पहला काम इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द आई लेंस, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द आई लेंस। दूसरा बच्चों इट्स चेंजेज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। जैसे बच्चों आई को, अगर आई लेंस को मोटा बनाना हो, आई लेंस को मोटा बनाना हो तो क्या हो, ऊपर से ये दोनों प्रेस कर दे, इसको प्रेस करेंगे तो आई लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आई लेंस को थिन बनाना है तो अगेन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे ऊपर की तरफ, अगर ये सिलियरी मसल्स खींचेंगी तो ये आई लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। फिर अगर इसको प्रेस करेंगे तो आई लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो मोटा होने का मतलब क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है। पतला होने का मतलब क्या होता है कि फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है, ठीक है बच्चों। तो अगर इसका देख लो, यानी ये आई के अंदर ऐसा लेंस होता है जो कि अपना फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल, ठीक है। इलोंगेट होगा, अगर ये इलोंगेट होगा, बढ़ेगा, तो इलोंगेट होने पे एक कर्वेचर इसका इस तरह ये ज़्यादा थिक होगा लेंस। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ऊपर की तरफ, अगर ये सिकुड़ेगा तो लेंस क्या होगा, थिन होगा,
ठीक है। अगर प्रेस करेगा तो थिक होगा, ऊपर की तरफ सिकुड़ेगा तो थिन होगा। सेम टू सेम ऐसा समझ सकते हो कि आइरिस के जैसा ही है, लेकिन अब की बार इसके यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, जिसको ये पतला है, बड़ा या छोटा कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों बात करते हैं, देखो दो तरीके के लिक्विड होते हैं। एक होता है बच्चों एक्वस ह्यूमर और एक होता है विट्रियस ह्यूमर। इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का ही काम है, दोनों का काम बच्चों टू मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल। ये जो आई बॉल हमने पूरी बनाई है, ये क्या है बच्चों? आई बॉल है। इस आई बॉल के शेप को मेंटेन करना, ये दोनों का काम है, टू मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के शेप को मेंटेन करना। ये जो होता है वाटरी होता है ना, ये वाटरी होता है, और ये जो होता है जेली होता है, जेली लाइक होता है, ठीक है। ये जेली होता है, ये विट्रियस ह्यूमर जेली लाइक होता है, और एक्वस ह्यूमर जो होता है वो वाटरी होता है, पानी के जैसा होता है। दोनों का काम है टू मेंटेन द, दोनों का एक साथ बता रहा हूँ, टू मेंटेन द साइज ऑफ द आई बॉल। सेकेंड थिंग, टू प्रोवाइड टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द सॉक लगा बच्चों, तो आई लेंस, पूरे आई के स्ट्रक्चर को ये दोनों लिक्विड प्रोटेक्ट करते हैं बाय अब्जॉर्बिंग द सॉक, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखो बच्चों, स्क्लेरोटिक क्या होता है? स्क्लेरोटिक इज द वाइट पोर्शन ऑफ द आई। ये जो पूरा वाइट पोर्शन होता है वो स्क्लेरोटिक होता है बच्चों, ठीक है ना। आई का जो वाइट पोर्शन होता है स्क्लेरोटिक होता है। उसके अंदर कोराइड होता है, कोराइड होता है ब्लैक पोर्शन। इस कोराइड, ये स्क्लेरोटिक के अंदर कोराइड होता है। कोराइड क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो इसके अंदर लाइट है वो पीछे एक पर्दा होता है रेटिना। पहले रेटिना समझ लेते हैं, फिर इन दोनों पे वापस आता हूँ बच्चों, स्क्लेरोटिक और कोराइड पे, क्योंकि एनसीईआरटी में है भी नहीं, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो पहले रेटिना समझ लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में है। देखो बच्चों, रेटिना क्या होता है? रेटिना इज द स्क्रीन, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरेगी, लाइट आएगी प्यूपिल के थ्रू आपके लेंस में जाएगी, और लेंस कहाँ इमेज बनाएगा उसका? लेंस उसका इमेज बनाएगा रेटिना पे। तो रेटिना इज ए स्क्रीन वेयर द रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है बच्चों। तो लेंस आएगा, लेंस हमेशा अपनी इमेज इस स्क्रीन पे बनाएगा। और ये जो स्क्रीन है वो किससे बनी होती है? ये स्क्रीन बनी होती है फोटो सेंसिटिव नर्व सेल से। फोटो सेंसिटिव नर्व सेल मीन्स लाइट नर्व्स विच आर सेंसिटिव टू द लाइट, ठीक है। तो उनको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव नर्व सेल से बना होता है बच्चों। तो वो नर्व सेल्स क्या करती हैं? फोटो सेंसिटिव होती हैं, तो इमेज को रीड करती हैं। जैसे आपके कैमरा में स्क्रीन होता है, उसी तरह से आपकी ह्यूमन आई में भी स्क्रीन होता है, जो पुराने ज़माने वाले नहीं होते जिसमें नेगेटिव्स बनाते थे, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन होती थी वहाँ पे। यहाँ भी हमारी एक स्क्रीन है ह्यूमन आई के अंदर, ये यहाँ ये हमारी स्क्रीन है। इस स्क्रीन को हम रेटिना कहते हैं। और रेटिना किससे बना होता है? तो बच्चों, रेटिना बना होता है फोटो सेंसिटिव सेल से, फोटो सेंसिटिव सेल से बना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो सेल होते हैं बच्चों, एक सेल होता है रॉड शेप, एक सेल होता है कोन शेप। तो रॉड शेप जो इस रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटेंसिटी को देखने के लिए, कि कितना ब्राइट है, कितना डार्क है, या ब्राइटनेस या को देखने के लिए हमारा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ब्राइटनेस या इंटेंसिटी को देखने के लिए वो होता है रॉड शेप। कोन शेप्ड क्या होता है बच्चों? कोन शेप्ड जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स। आप जो कलर्स देखते हैं, कलर्स का जो डिटेक्शन करते हैं, वो रेटिना के अंदर जो दो फोटो सेल्स हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, उसमें कोन शेप्ड सेल जो है वो कलर को दिखाता है आपको, ठीक है। और रॉड शेप सेल जो है होता है आपके इंटेंसिटी को दिखाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई आदमी है बच्चों ऐसा जिसको कि कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसके अंदर कौन से सेल में उसके डिफेक्ट होगा? तो उसके कोन शेप्ड सेल में डिफेक्ट होगा, ठीक है। ये रॉड शेप और कोन शेप दोनों ही रेटिना के फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, ठीक है बच्चों। और इसके बाद ये लास्ट है बच्चों, ये रेटिना से कनेक्टेड हो गए ऑप्टिक नर्व्स, जो कि सिग्नल लेके जाएगा, इसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और लेके जाएगा ब्रेन। बताओ बच्चों, जो ह्यूमन आई अगर रियल इमेज बना रहा है तभी तो उसको स्क्रीन पे ले आ सकता है। तो बच्चों, रियल इमेज हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड। जैसे अगर आप एक ह्यूमन को देख रहे हैं, एक आदमी को देख रहे हैं अपने घर में, तो उसका इमेज आपके रेटिना पे हमेशा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा बच्चों। इन्वर्टेड क्यों बनेगा? क्योंकि ये रियल इमेज है एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो उसको सीधा कौन करता है बच्चों? उसको सीधा करता है ब्रेन। ब्रेन में सिग्नल जाता है, वो उल्टे इमेज को सीधा करता है, फिर आपको दिखाता है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों इसका फंक्शन। स्क्लेरोटिक समझ लो, स्क्लेरोटिक इज द वाइट पोर्शन ऑफ द आई। जो भी वाइट पोर्शन है वो स्क्लेरोटिक होती है बच्चों। उसके बाद होता है बच्चों कोराइड। कोराइड का काम क्या है? जो यहाँ पे कोराइड है उसका काम क्या है बच्चों? उसका कोराइड ये ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी लाइट, अगर मान लो गलती से कोई लाइट इस कोराइड पे गिर गई या इस रेटिना से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके आई में चली गई, तो वो आई, ये कोराइड क्या करता है? उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ब्लैक कलर का है तो उस लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो ये रहा बच्चों ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन आई। अब स्टेप वाइज इसके बारे में 1 बाय 1 लिखते चले जाइए बच्चों। तो लिखिए पहला लिखिए बच्चों कॉर्निया, स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन आई में पहला लिखिए कॉर्निया। अब इसके डेफिनेशन लिखते जाइए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉर्निया के बारे में लिखिए बच्चों, इट इज़ द ट्रांसपेरेंट spherical membrane, it is the transparent spherical membrane in the front of the eye, it is the transparent spherical membrane in the front of the eye। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए it provides the protection to the eye, it provides the protection to the eye from external environment। ठीक है, ये पहला काम है इसका बच्चों, it provides the protection to the eye from external environment। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के और लिख लो इसी में 60% और द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन 60% मतलब टू बी अगर आप उसमें बात करें, या मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहना चाहिए, इस मैक्सिमम रिफ्रैक्शन 60% और मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट द कॉर्निया। 60% और मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट द कॉर्निया। जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इन विच पोर्शन ऑफ द आई मैक्सिमम रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, तो बच्चों याद रखना है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन आई लेंस पे नहीं होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है कॉर्निया पे। तो 60% मोर देन 60% ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट कॉर्निया। ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब अगला लिखो बच्चों आइरिस। सेकेंड डेफिनेशन लिखो बच्चों आइरिस को लिखो, इट इज़ द मस्कुलर डायफ्राम, it is the muscular diaphragm which controls the size of the pupil। iris के बारे में लिखो, it is the muscular diaphragm which controls the size of the pupil, ठीक है, which controls the size of the pupil, ठीक है। इट कैन फुल स्टॉप लगा लो। इसका फुल स्टॉप लगाने के बाद एक लाइन छोड़ के लिखो बच्चों, इसका एक और डेफिनेशन क्या होता है कि इट कंट्रोल्स, एक और डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका, लिखो इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट entering into the eye, it controls the amount of light entering into the eye by increasing or decreasing the size of the pupil, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगला लिखो प्यूपिल क्या होता है बच्चों, अगला लिखो प्यूपिल क्या होता है बच्चों, ठीक है। प्यूपिल के बारे में लिखो, इट इज़ द ओपनिंग टू द आई, लिख ले बच्चों, फुल स्टॉप लगा लो, फिर लिखो इट साइज कैन बी चेंज्ड बाय द आइरिस, ठीक है, इट साइज कैन बी चेंज बाय द आइरिस, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद लिखो बच्चों रेटिना के बारे में, ठीक है, लिखो रेटिना के बारे में लिखो बच्चों, रेटिना के बारे में लिखो, रेटिना इज द स्क्रीन where the image is formed by the eye lens। Retina is the screen where the image is formed by the eye lens। फुल स्टॉप लगाओ बच्चों। उसके बाद लिखो इट कंसिस्ट ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल, ठीक है। अब इसके बाद लिखो टाइप्स ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल, इसी के अंदर लिख लो टाइप्स ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल। तो पहला सीखना बच्चों रॉड शेप्ड फर्स्ट डाल के उसके अंदर लिखना रॉड शेप्ड सेल्स,
रॉड शेप्ड सेल्स, तो रॉड शेप्ड सेल्स उसके अंदर लिखो बच्चों, इट रीड्स अबाउट द इंटेंसिटी, it reads about the intensity or the brightness of the image. It reads about the intensity or the brightness of the image. उसका दूसरा लिखो बच्चों, कोन शेप्ड सेल, दूसरा लिखो कोन शेप्ड सेल, कोन शेप्ड सेल्स लिखो। देखो, it is responsible for the reading of colors. It is responsible for the reading of colors. ठीक है, मतलब जो भी हमारे आई में कलर रीड किया जाता है बच्चों, वो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कोन शेप्ड सेल। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड जो होगा उसके पास कौन से सेल में डिफेक्ट होगा? कोन शेप्ड सेल में। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद लिखो ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है बच्चों, ऑप्टिक नर्व्स के बारे में लिखो, इट कैरीज द ऑप्टिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। ये क्या करती है? ब्रेन के ऊपर ऑप्टिकल सिग्नल लेके जाती। ठीक है बच्चों, तो अब लिखो बच्चों किसके बारे में? अब लिखो बच्चों सिलियरी मसल्स के बारे में। ठीक है, लिखो सिलियरी मसल्स के बारे में। These muscles hold the lens in position. These muscles hold the lens in position. ठीक है, and help in modifying the curvature of the lens and help in modifying the curvature of the lens. ठीक है बच्चों, अब लेंस के बारे में लिख लो, अब ठीक है, अब लेंस के बारे में लिख लो। लेंस, it is the crystalline structure that helps the image formation. ठीक है बच्चों, तो हमने सब कुछ देख लिया यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं इसका, जिसको बोलते हैं बच्चों कि आई की कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो देखो, आई की पहली प्रॉपर्टी बच्चों, पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो बच्चों, तो आई जो है वो 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक की चीज़ों को देख सकती है। आई जो है 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक के सिस्टम को देख सकती है। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई को डिफाइन कैसे करेंगे? लिख लो, इट इज़ द एबिलिटी of the eye lens to focus both near and the distant object by adjusting its focal length। मतलब अपने फोकल लेंथ को चेंज करके एक ह्यूमन आई पास वाले चीज़ को भी देख सकती है और दूर वाले चीज़ को भी देख सकती है। इसी को बोलते हैं बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब वो 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक की चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे देख सकती है? तो इसमें तो आप ये सोचोगे ठीक है, फोकल लेंथ ही क्यों बदलना पड़ा? बाई चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन आई के अंदर क्यों है? बिकॉज आई कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो बोलो सर कि फोकल लेंथ क्यों चेंज कर रहे हो आप? फोकल लेंथ सेम रहने देते, वी चेंज कर देते। तो देखो बच्चों, मैं वी चेंज नहीं कर सकता। वी क्यों नहीं चेंज कर सकता? क्योंकि देखो हमेशा इस क्रिस्टलाइन लेंस से इस स्क्रीन की दूरी सेम है, तो आई कैन नॉट चेंज द वी, और इमेज यहीं पे बनना है।
तो मैं वी चेंज नहीं कर सकता और मुझे यू लगातार चेंज हो रहा है। जब पास में देख रहे हो तो यू कुछ और है, दूर देख रहे हो तो यू कुछ और है। तो एक ही केस में ऐसा हो सकता है कि जब आपका वी फिक्स हो, बच्चों, तो मिरर जरा लेंस फार्मूले से देखना, 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। तो अगर एक आपका 1/v फिक्स है और 1/u तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 1/u अगर बदलेगा तो 1/f को बदलना होगा, तभी आप पास वाली चीज़ भी देख पाओगे, दूर वाली चीज़ भी देख पाओगे। तो यानी जैसे ही आप पास वाली चीज़ देखना चाहते हो उसके हिसाब से आई अपनी शेप को चेंज करता है, दूर वाली चीज़ देखना चाहते हो उसके हिसाब से आई अपनी शेप को चेंज करता है। तो इसका मतलब है बच्चों, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों सिलियरी मसल्स। अगर आपसे बोले कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है आई का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए? सिलियरी मसल्स बच्चों, ठीक है। तो देखो इसका मतलब आई कैन, इसका फिर से समझ लेना, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। अपने फोकल लेंथ को बदल के एक आई जो है नियर ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है, दूर के भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन इज बिकॉज ऑफ द सिलियरी मसल्स, अब एक बात और बच्चों, 25 मैंने क्या बताया, ये 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक, तो 25 सेंटीमीटर को बोलते हैं बच्चों लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है बच्चों, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब क्या हुआ? इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी की वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब ये आपको याद होना चाहिए बच्चों कि एक ह्यूमन आई जो है मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन का मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप पेन को बहुत पास अपने आँख के रखो तो ऐसा नहीं कि आप रीड नहीं कर सकते हो, रीड कर सकते हो, लेकिन डिस्टिंक्ट विजन का मतलब यू कैन क्लियरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू लेटर्स। अगर दो लेटर्स हो, दो क्लोज छोटे छोटे स्ट्रक्चर हो, उनके बीच में क्लियरली कितने डिस्टेंस के बाद क्लियरली आप डिस्टिंक्ट कर पाओगे, उनको अलग अलग कर पाओगे, तो दैट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। अगेन इट्स अ एवरेज। अब ऐसा मत कहना कि कोई बच्चा होगा, जैसे छोटा बच्चा होगा वो तो बोलेगा कि अरे मैं तो 10 सेंटीमीटर तक दिख रहा हूँ। तो हाँ बच्चों, ये जो लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन है ना, वो एज बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा होगा तो 10 से 15 सेंटीमीटर तक देख पाएगा। एक 50 साल का अगर कोई है तो वो देख पाएगा, हो सकता है उसका 35 सेंटीमीटर हो गया हो लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर जहाँ तक देख पाए। लेकिन बच्चों ये जो 25 सेंटीमीटर है ये एवरेज है, ऐसा समझो आप, है ना। ऐसा नहीं कि ऑडिटोरियम में कोई बैठा हो चैलेंज करने लगे तुरंत कि सर मैं तो देख पा रहा हूँ 10 तक, मैं 10 सेंटीमीटर तक पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, ऑल राइट, आप पढ़ सकते हो, लेकिन इट इज़ एवरेज फॉर द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। कि 25 सेंटीमीटर के बाद वो क्लियरली 25 सेंटीमीटर के बाद वो क्लियरली दो लेटर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, याद रखना है, दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। और डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर ह्यूमन के लिए। एंड इसीलिए कहते हैं कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस विच द आई कैन सी, इट इज डी, दैट इज 25 सेंटीमीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है? फार डिस्टेंस जो कि आई देख सकती है बच्चों, जो फार डिस्टेंस जहाँ तक आई देख सकती है वो होता है इन्फिनिटी। तो आई का याद रखना, आई का जो रेंज होता है बच्चों वो होता है, देखने का रेंज जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक होता है। क्लियर है सबको? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बच्चों अगले टॉपिक पे चलता हूँ, उसका नाम है परसिस्टेंट ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ह्यूमन एक और प्रॉपर्टी बच्चों, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है बच्चों, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का क्या मतलब होता है बच्चों? परसिस्टेंस ऑफ विजन का ये मतलब होता है कि अगर मान लो बच्चों कि आई के ऊपर अगर कोई भी इमेज बना, जैसे आपने किसी भी चीज़ को देखा तो 1/16 सेकेंड तक वो रेटिना पे वही इमेज रहेगा, 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर वही इमेज रहेगा। अगर मान लो कोई इतना तेज़ है कि जो कि आके 1/20 सेकेंड में आपको आके थप्पड़ मार के चला जाए तो आप उसको देख ही नहीं पाओगे, क्यों नहीं देख पाओगे बच्चों? क्योंकि 1/16 सेकेंड तक, 1/16 सेकेंड तक तो आपके दिमाग, आपके रेटिना पे जो पिछला इमेज बना वही है, और उसकी अगर कोई इतना फास्ट है तो आप देख नहीं पाओगे। जैसे आप इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, येलो कलर का बल्ब होता है आपके घर में, येलो कलर वाला जो पहले बल्ब होता है जिस पर टंगस्टन होता था, ठीक है, जो येलोइश जलता था,
येलोइश बल्ब में देखो बच्चों, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, फैक्ट, वैसे इलेक्ट्रिसिटी में फिर बताऊँगा उसको, कि 1 सेकेंड में 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है, 100 बार जलता बुझता है, ऐसा कहना चाहिए मुझे, कि 100 बार ऑन ऑफ होता है, 1 सेकेंड में 100 बार ऑन ऑफ होता है। तो उसका जो टाइम पीरियड है बच्चों वो होता है 1/20 सेकेंड। तो फिर बोलोगे कि अगर 100 बार वो जलता बुझता है सर तो हमको दिखता क्यों नहीं है? तो दिखता इसीलिए नहीं बच्चों क्योंकि 1/20 सेकेंड लेता है वो, 1/20 सेकेंड में वो काम कर देता है। तो 1/20 सेकेंड में जब वो काम कर देता है तो आपके परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना है? 1/16 सेकेंड। तो आप उसको देख नहीं पाओगे, 1/16 सेकेंड आप उसको देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको हमेशा वो जलता हुआ दिखता है, जबकि एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, वो ऑन ऑफ होता रहता है, लगातार ऑन ऑफ होता रहता है। तो उसका टाइम क्या है? 1/20 सेकेंड, इसीलिए आप उसको नहीं देख पाते। जबकि आई पर आपके रेटिना पर कोई भी इमेज 1/16 सेकेंड तक होती है। इसी का यूज करके बच्चों आपका कार्टून देखते हो, कार्टून क्या होता है? इमेजेस होते हैं। कार्टून आपके इमेज होते हैं, जैसे एक इमेज बनाया फिर दूसरा इमेज बनाया, उसको एक साथ लगातार चला दिया, कितने स्पीड से? इस तरीके से चलाया कि 1/24 सेकेंड तक उसकी स्पीड रही, 1/24 सेकेंड फ्रेम स्पीड हुई। अब इसका मतलब आपके आई पे तो कार्टून का पिछला इमेज 1/16 सेकेंड तक रुकेगा, तो ये उससे फास्ट है, तो आपको ऐसा लगेगा कार्टून लगातार चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में बच्चों अगर कोई ऐसा होता जिसका परसिस्टेंस ऑफ विजन 1/30 सेकेंड होता है या 1/30 होता, तो उसको लगता कि अरे ये कार्टून रुक के क्यों चल रहा है, एक इमेज दिखा रहा है फिर दूसरा इमेज दिखा रहा है, ये एक इमेज दिखा रहा है पास हो रहा है फिर दूसरा इमेज दिखा रहा है, जैसे आप अपने मोबाइल में गैलरी में इमेज देखते हो वैसा लगता है उसको, ठीक है। लेकिन आपकी आई की कम है, 1/16 सेकेंड है, तो इसीलिए आपको परसिस्टेंस ऑफ विजन दिखाई पड़ता है, ठीक है, आपको इमेज विजन दिखाई पड़ता है, ठीक है बच्चों। यहाँ इसमें कोई डाउट नहीं आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको ह्यूमन आई में। तो बच्चों देखो, अब नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, कि ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।